बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 18 का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सबसे पहले और एक ऑपरेशनल सर्किट जिसको डिस्कस किया जाता है वो हमेशा रेक्टिफिकेशन ही होता है। असल में ये डायोड के यूजेस हैं जो हम सीखना चाहते हैं और उसमें सबसे पहला जो यूज़ है पी एन जंक्शन डायोड का वो रेक्टिफिकेशन है। उसके बाद हम स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शन डायोड भी देखेंगे। तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जो रेक्टिफिकेशन है वो डायोड के साथ किस तरह से की जाती है और रेक्टिफिकेशन कहा किसे जाता है। तो रेक्टिफिकेशन असल में बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है समझने के लिए कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। इस प्रोसेस का नाम रेक्टिफिकेशन है। तो रेक्टिफिकेशन जिस डिवाइस के साथ या फिर जिस कंपोनेंट के साथ परफॉर्म की जाती है उस सर्किट का नाम, या जिस सर्किट के साथ की जाती है उस सर्किट का नाम रेक्टिफायर होता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर दो रेक्टिफिकेशन यहाँ पे शामिल की गई हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो ये दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो देखते हैं, हमने रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन की है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो अगर हम इसकी टाइप्स को देखते हैं, रेक्टिफिकेशन की टाइप दो हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और दूसरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सर्किट किस तरह का होगा और फुल वेव में किस तरह का होगा, हम पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो रेक्टिफायर की डेफिनेशन भी हमने साथ कर दी है। द सर्किट विच कन्वर्ट्स AC into DC is called rectifier. Two types of rectifier are given as, the first one is called half wave rectifier and the second one is called full wave rectifier. So let me discuss about both of the rectifiers, half wave rectifier and full wave rectifier. इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसका नाम हाफ वेव क्यों है और फुल वेव क्यों है। उसकी लॉजिक बड़ी सीधी सादी है कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो दो साइकिल्स पर मुश्तमिल है। देयर आर टू साइकिल्स इन द AC के अंदर अब पूरे साइकिल के हमने दो पार्ट किए होते हैं। एक पार्ट जो होता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है और सेकंड को हम नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। इट इज़ द वन साइकिल ऑफ द AC। ये एक अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल है। तो इसके अगर आप दो हिस्से कर लेते हैं तो इसका एक हिस्सा पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है। तो इस तरह से हमने AC के एक साइकिल को दो हाफ साइकिल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो हाफ पार्ट को तो AC की जो वेव है उसके हाफ पार्ट को तो रेक्टिफायर करता है, लेकिन सेकंड हाफ को वो रेक्टिफायर नहीं कर पाता, इसलिए उसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर उसे बोला जाता है। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें दोनों पार्ट जो हैं, AC के दोनों पार्ट जो हैं उसके लिए हमें रेक्टिफिकेशन मिलती है, इसलिए हम उसको फुल वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं। तो हम पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के ये किस तरह से परफॉर्म होती है, फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर को देखते हैं कि उसका सर्किट जो है वो किस तरह से डिफरेंट होगा हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाँ जी, तो डेफिनेशन हाफ वेव रेक्टिफायर की भी हमने साथ लिख दी है। द सर्किट विच कन्वर्ट्स हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट साइकिल इनटू डायरेक्ट करंट, दैट इज़ कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो AC साइकिल के हाफ पार्ट को रेक्टिफायर करता है, सेकंड को या दूसरे सेकंड पार्ट को वो रेक्टिफाई नहीं कर पाता, उस सर्किट का हम नाम रखते हैं जी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए ज़रा, हमें सबसे पहले तो समझना है कि AC करंट क्या है और DC करंट क्या है। ये हम पहले भी बहुत दफ़ा सीख चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कि ऐसा करंट है जिसकी डायरेक्शन मुसलसल बदलती रहती है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है और ये जब एक रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो एक बार एक हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, यानी लेट्स से कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडीशन है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा
तो ये वाला इसका साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपवर्ड हो जाएगी। तो अगर आप खाली रजिस्टर को फोकस करें कि रजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट एक बार डाउनवर्ड थी और एक बार अपवर्ड है, तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट है। हमें नहीं पता इस पीछे इसका सोर्स क्या है, लेकिन हम उसके रिस्पांस से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है रेजिस्टेंस में से। एक बार इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक बार अपवर्ड है, और ये प्रोसेस मुसलसल जारी है, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। जबकि डीसी में देखें आप, डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि आप एक बैटरी लगाते हैं एक रजिस्टर के साथ, तो उस रजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एक ही रहेगी। आप इस रजिस्टर को अगर फोकस किए हुए हैं तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल नेवर बी डाउनवर्ड, इट विल नॉट चेंज, ये कभी भी बदलेगी नहीं, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन रहेगी। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि इस एसी को इस तरह से सेट कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर हमेशा सिंगल ही रहे, एक ही रहे, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है हम इसमें सक्सेसफुल हैं कि दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, कि हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया है कि ये एसी था, एसी में डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार चेंज हो रही थी, हमने उसको रोका और उसको सिर्फ यूनिट डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में बदल दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट करंट या फिर ये रेक्टिफायर कहलाएगा। और ये जो हमें आउटपुट मिलेगी, यानी यूँ समझ लें कि ये इनपुट होगी हमारी, कि हमें एक ऐसा करंट दिया जाएगा जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, और हमारी जो आउटपुट होगी वो इस तरह से होगी। तो सिंपली हमने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज होने से रोकना है। अगर हम उसको रोक लेते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या, हमने उसको डीसी में बदल दिया है, और यही प्रोसेस जो है ये रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। अब देखें ज़रा, हम देखते हैं कि रियल में ये हमने किस तरह से करना है। इसमें हमारी जो हेल्प करेगा वो डायोड करेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह से की जाएगी वो देखें। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट देखें पहले। लेट्स से कि ये हमारे पास इनपुट दी गई, एसी इनपुट है, हमने इसको डीसी में बदलना है। तो हम सीरीज़ में इसके साथ एक डायोड लगा रहे हैं और उस डायोड के साथ एक रजिस्टर लगा रहे हैं, और उस रजिस्टर के ऊपर से हम आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये रजिस्टर है और रजिस्टर के ऊपर हमने आउटपुट लेनी है। और आउटपुट रजिस्टर के ऊपर लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ओम लॉ यूज़ करते हैं, V=IR फार्मूला लगाएं, तो आपको सारी जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। क्योंकि करंट भी अवेलेबल होगा, रेजिस्टेंस भी, तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। तो वो वोल्टेज जो रजिस्टर की टर्मिनल पे आएंगे उनको हम आउटपुट का नाम दे रहे हैं। ये देखते हैं कि एसी जो था उसके अंदर तो ये दोनों पार्ट शामिल थे। देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी था और नेगेटिव हाफ साइकिल भी था, यानी इसमें डायरेक्शन जो है रिवर्स हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ डायोड लगा रहे हैं, तो हम ये सीख के आए हैं पहले। लेट्स से कि हम पहले इसके फर्स्ट हाफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली जो साइड है, अपर साइड ऑफ द सोर्स, वो पॉजिटिव है और जो लोअर साइड है वो नेगेटिव है। तो ऐसा करने से हमें पता है कि जो डायोड है, ये डायोड की पी साइड होती है और ये डायोड की एन साइड होती है। तो पी साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और जो एन साइड है वो रजिस्टर के ज़रिए से नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो डायोड है ये करंट को कंडक्ट करेगा और ये एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। हम पीछे पढ़ के आए थे, डायोड की जो मेन करैक्टरिस्टिक हैं वो यही हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान ये करंट को फ्लो करवाता है, रिवर्स बाइसिंग के दौरान ये करंट को स्टॉप कर देता है। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान ये एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, कुछ भी मतलब समझ लें रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और रिवर्स बाइसिंग के दौरान ये सारे के सारे करंट को स्टॉप कर देता है, यानी एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो आप देखें कि इसका मतलब ये जब फॉरवर्ड बाइस हुआ, जब ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो डायोड में से बड़ी आसानी से इस तरह से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। डायोड ने उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाली, सारे का सारा करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज कलेक्ट करेंगे, करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही वोल्टेज आ जाएंगे जो इनपुट पे दिए गए। क्योंकि ये जो करंट है ये एक चेंजिंग करंट था, अल्टरनेटिंग करंट था, I0 sin थीटा लगाएंगे तो उसी तरह से जिस तरह से करंट ने चेंज होना है, बिल्कुल उसी तरह से वोल्टेज भी चेंज होगी। इसलिए आउटपुट के ऊपर जो वेव फॉर्म होगी वो
उसी तरह से होगी जिस तरह से इनपुट पे थी। तो हमें आउटपुट के ऊपर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एज सच मिल गया, उसमें कोई भी डिसिपेशन नहीं हुई, इसमें वोल्टेज ड्रॉ नहीं हुआ, वोल्टेज लॉस नहीं हुआ, एनर्जी लॉस नहीं हुई। सारी की सारी जो एनर्जी थी वो रेजिस्टेंस के ऊपर आई, रेजिस्टेंस में से हमने कलेक्ट कर ली बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो इनपुट के ऊपर अवेलेबल थी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हमें मिल गया है। डायोड ने कोई भी करंट लॉस नहीं किया, वोल्टेज लॉस नहीं किया, एनर्जी लॉस नहीं की, सारे का सारा हमें इनपुट जो था वो आउटपुट के ऊपर एज सच इसी फॉर्म में मिल गया, क्योंकि इनपुट इस फॉर्म में थी, आउटपुट भी बिल्कुल उसी फॉर्म में आएगी। अब देखें जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ये वाला पार्ट, तो अब ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो साइड्स हैं ये चेंज होंगी, ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसने रिवर्स होना है। चले डायरेक्शन ऑफ करंट को तो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि ऐसा होने से क्या हुआ है, डायोड पे क्या फ़र्क पड़ा है कि इसकी पी साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो गई है और एन साइड जो है ये रेजिस्टेंस के रास्ते से पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। इसका मतलब अब डायोड रिवर्स बाइस है। और जब डायोड रिवर्स बाइस होता है, हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से सीखा था कि इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है, मेगा ओम्स में चली जाती है और ये सारे के सारे करंट को स्टॉप कर देता है। इसका मतलब रिवर्स बाइस में करंट फ्लो ही नहीं करना, रिवर्स बाइसिंग के दौरान करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी आई की वैल्यू जो है V=IR फार्मूला लगाएं, आई की वैल्यू 0 लगा दें तो आउटपुट की वैल्यू 0। इसका मतलब आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 का मतलब ये वाली लाइन इस तरह से एक लाइन लगा दें, ये आउटपुट पे 0। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कुछ भी नहीं मिल रहा रेजिस्टेंस में से। फिर दोबारा AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर हमें इस तरह की आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर दोबारा हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो ये एक पल्सेटिंग DC कहलाएगा। ये जो आउटपुट होगा इसकी जो वेव फॉर्म है इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग DC, यानी ये है तो डायरेक्ट करंट। आपने ये नोट किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा डाउनवर्ड रही। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है तो डायोड उसे स्टॉप कर देता है, तो डायोड डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स नहीं होने देता, यानी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और वो डाउनवर्ड है। हम यही चाहते थे, मैंने अभी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में से अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही रहती है तो उसका मतलब वो डायरेक्ट करंट है, और अगर बदलती रहती है तो उसका मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये एक अब डायरेक्ट करंट है। क्यों डायरेक्ट करंट है? DC करंट है इसलिए कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन ये डायरेक्शन के एतबार से तो डायरेक्ट है, लेकिन ये एक पल्सेटिंग DC होगा, क्योंकि आमतौर पर DC जो होता है उसका ग्राफ देखें तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैग्नीट्यूड में बदलाव आ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, इसलिए इसका नाम हमने पल्सेटिंग DC रखा है। रियल में जो DC होता है वो इस तरह का होता है, यानी उसमें मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आता और डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आता। तो हमने फ़िलहाल जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा था उसे स्टॉप किया है। ये जो मैग्नीट्यूड में चेंज है इसका फिर रेक्टिफिकेशन के अलावा एक मतलब प्रोसेस है जिसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए से इसको स्मूथ किया जाता है, तो इसको आलमोस्ट जो है वो डायरेक्ट करंट में बदल दिया जाता है। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। इसने हमारे पास जो AC का फुल साइकिल आ रहा था उसके हाफ पार्ट को उसने रेक्टिफाई किया है, और जो सेकंड हाफ बच गया था उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर सका, तो इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो कैसे होगी, या फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या है। जी बच्चों, तो फुल वेव रेक्टिफायर द सर्किट विच कन्वर्ट्स बोथ हाफ ऑफ द AC साइकिल इनटू DC इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसा सर्किट जो AC के दोनों हाफ साइकिल्स को DC में बदल देता है, डायरेक्ट करंट में बदल देता है, उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर भी कहलाएगा, इसका दूसरा नाम ब्रिज रेक्टिफायर है। क्यों इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर है? कि इसका जो सर्किट है वो ब्रिज की फॉर्म में है। जिस तरह से आपको याद होगा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनाया था, एक रेक्टेंगुलर लूप की शक्ल का सर्किट होता है। रेक्टेंगुलर लूप में हमेशा 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो 2 कॉर्नर्स पे हमें इनपुट देनी है और दूसरे जो 2 कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, तो इसलिए इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर भी है। तो ये जो हमारे पास सर्किट बनता है ब्रिज रेक्टिफायर की फॉर्म में, मैं इसको दोनों हाफ साइकिल्स के लिए अलग अलग सर्किट से सिखाता हूँ। तो मैं पहले चलिए आपको सर्किट बनाना सिखाता हूँ। लेट्स से कि आपने पहला काम क्या करना है
कि आपने 4 कार्नर्स लगाने हैं। देखें ये लेट्स से कि मैंने एक कार्नर लगा दिया, ये सेकंड कार्नर शो कर दिया, ये और ये थर्ड कार्नर, ये और ये देखें ये फोर्थ कार्नर आ गया। अब हर कार्नर में डेफिनेटली एक लाइन होगी, उस लाइन के अंदर आपने एक डायोड कनेक्ट करना है। तो इन कार्नर्स के नाम भी रख सकते हैं, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये फ़िलहाल आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इसको रेक्टेंगल में बदलेंगे तो ये रेक्टेंगल्स के कार्नर बन जाएंगे। ये देखें हमारे पास एक डायोड जो है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ये फर्स्ट डायोड यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ये इसका नाम हमने रख दिया D1। जो सेकंड डायोड है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे, ये सेकंड डायोड आ गया, इसको D2 बोल दिए। मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये डायोड जो है इनकी पोलैरिटी सेट रखनी है। आमने सामने वाले जो डायोड होंगे D1 के सामने बिल्कुल पैरेलल में जो आएगा डायोड, उसकी साइड सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और इसके आमने सामने D2 के सामने D4 आएगा तो उसकी जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी से मुराद है साइड। मिसाल के तौर पे देखिए मैं आपके सामने बनाता हूँ। D1 के सामने जो है ये मैंने इसकी पैरेलल ये आएगा ना, ये तो ये D1 के सामने आया है हमारे पास D3। तो आपने देखा कि D1 और D3 ये दोनों पैरेलल हैं, इनको सेम डायरेक्शन में ही हमने अटैच करना है, और D2 और D4 जो है इनको हमने सेम डायरेक्शन में रखना है। ये देखें ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए ये कार्नर यहाँ पे बना दिया। तो आपने देखा ये D2 है और ये क्या है D4। तो ये फिगर बनाते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट A जो है उसमें एक डायोड की P साइड आनी चाहिए और दूसरे की N साइड आनी चाहिए। इसी तरह से जो पॉइंट C है एक डायोड की N साइड आनी चाहिए और दूसरे की P साइड आनी चाहिए। और दूसरा आपने ख्याल ये रखना है कि एक तरह के जो पैरेलल डायोड्स हैं उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, यानी इसकी P साइड इस तरफ है, इसकी भी P साइड इस तरफ है, N साइड इस तरफ है, डाउनवर्ड है, N साइड भी डाउनवर्ड है। इसकी जो D2 और D4 को देखें तो ये भी पैरेलल कनेक्टेड है, तो सेम डायरेक्शन में है, यानी एरोज जो हैं इनके डायोड का जो एरो होता है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये सर्किट जो है ये ब्रिज सर्किट कहलाता है। अब ये टोटल 4 कार्नर्स हैं, तो मैंने बोला था उनमें से 2 पे हम इनपुट देखें। ये देखें ये एक कार्नर आ गया A और दूसरा आ गया C, ये C कार्नर है। तो इन दोनों पे हम दे देते हैं इनपुट, यानी AC को अप्लाई करते हैं। ये देखें मैंने AC अप्लाई कर दिया, ये इनपुट दे दी इन दोनों पे, और आउटपुट हम लेंगे यहाँ से। दूसरे जो 2 कार्नर थे वो B और D था, A और C पे इनपुट लगा दी, B और D पे आउटपुट ले ली। ये देखिए यहाँ पे आपने शो करना है कि इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस वायर, इसलिए हमने इसको ज़रा कर्व फॉर्म में वायर को शो किया है कि दिस शोज दैट द कार्नर B इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द रजिस्टर R विद द कार्नर D। तो ये हमारे पास रजिस्टर आ गई। अब देखें ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, ये ब्रिज सर्किट कहलाता है। इसी तरह का मैं सर्किट एक और बनाता हूँ ताकि हम क्या कर सकें, या फिर चलें इसी सर्किट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस सर्किट को देखें जी, हमने सर्किट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले सिखाया है। अब सर्किट की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। तो इनपुट पे देखें, लेट्स से फिर दोबारा से हमारे पास आ रहा है AC के अंदर दोनों उसके हाफ साइकिल्स मौजूद हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हमने बोला था लेट्स से कि ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव साइड है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, पॉइंट A के साथ।
तो आपने नोट किया कि जो पॉजिटिव साइड है ये डायरेक्टली अटैच है पॉइंट ए के साथ, तो इसलिए हमें पॉइंट ए को भी पॉजिटिव लिख देना चाहिए। और इसकी जो नेगेटिव साइड है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, पॉइंट सी के साथ, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर देना चाहिए। अब देखें जो डायोड D1 है इसकी पी साइड पॉजिटिव से अटैच है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस होगा। इसके साथ मैं F लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा डायोड जो है वो रिवर्स बाइस है। अब पॉइंट ए के साथ डायोड D4 की एन साइड अटैच है, इसलिए ये रिवर्स बाइस है, इसको रिवर्स बाइस लिख दिया। इसी तरह से देखें पॉइंट सी है, नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड के साथ D3 जो है इसकी एन साइड अटैच है, इसलिए इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया। और जो D2 है इसकी पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इसलिए ये भी रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो ये हम पहले सीख चुके हैं कि डायोड की कौन सी साइड पी होती है, कौन सी एन होती है। तो ये साइड डायोड की जो होती है हमेशा पी होती है और ये एन होती है। पी अगर पॉजिटिव से अटैच है तो फॉरवर्ड बाइस है, पी अगर नेगेटिव से अटैच है तो रिवर्स बाइस है, एन अगर नेगेटिव से अटैच है तो फॉरवर्ड बाइस है, एन अगर पॉजिटिव से अटैच है तो रिवर्स बाइस है। तो इस रूल के तहत हमने सारे डायोड जो हैं उनको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस लिख दिया है। तो आपने देखा कि आमने सामने वाले ये जो दो डायोड हैं ये दो फॉरवर्ड हैं और दूसरे आमने सामने वाले जो है ये रिवर्स बाइस हैं। तो जो रिवर्स बाइस हैं उन्होंने करंट को स्टॉप कर देना है, उन्होंने करंट को रोक देना है, वहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, करंट सिर्फ फॉरवर्ड बाइस जो डायोड्स हैं वहीं से ही फ्लो करेगा। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हम शुरू करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे, क्योंकि करंट हमेशा अपना एक लूप, अपना पाथ पूरा करता है, पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे पहुंचता है। तो पॉजिटिव से अगर जाते हैं तो पॉजिटिव से चलते जाएं, आप यहाँ पे पहुँचेंगे। जब यहाँ पे पहुँचेंगे ये देखें तो करंट के पास दो रास्ते हैं। पॉइंट ए पर पहुँच के करंट के पास दो रास्ते हैं कि करंट जो है वो D1 की तरफ भी जा सकता है और D4 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन चूंकि D4 रिवर्स बाइस है उधर से नहीं जाएगा, रिवर्स बाइस से नहीं जाएगा, फॉरवर्ड बाइस की तरफ जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइस से तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो वो D1 से गुजरता हुआ पॉइंट बी पे पहुंचेगा। जब पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो फिर उसके पास दो रास्ते होंगे, दो पाथ होंगे कि वो रेजिस्टेंस में से भी जा सकता था और D2 में से भी, लेकिन D2 तो रिवर्स बाइस है, लिहाजा इस तरफ नहीं आएगा, करंट इस तरफ नहीं आएगा, करंट इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब रजिस्टर की तरफ गया, रजिस्टर में किस तरफ फ्लो किया, ये आपने ज़रा पॉइंट इसकी डायरेक्शन नोट रखनी है। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस डाउनवर्ड है, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी ये डाउनवर्ड रही तो इसका मतलब हमने जो AC था उसको DC में बदल दिया है। दोनों हाफ साइकिल के लिए उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो वो बाद में देखते हैं, लेकिन मैं भी बता रहा था आपको। तो अब देखें रेजिस्टेंस में से यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा इस वायर के दिए से और पॉइंट D पे पहुँच गया। पॉइंट D पे पहुँच के उसके पास फिर दो पाथ हैं कि वो D3 की तरफ भी जा सकता है, D4 की तरफ भी, लेकिन D4 की तरफ नहीं जाएगा। वजह क्या है कि वो रिवर्स बाइस है, लिहाजा उस तरफ नहीं जाएगा। वो किस तरफ जाएगा, D3 की तरफ जाएगा और D3 में से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ पॉइंट C पे पहुँचेगा। पॉइंट C पे पहुँच के फिर उसके पास दो रास्ते हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो D2 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन D2 की तरफ जा ही नहीं सकता चूँकि रिवर्स बाइस है, लिहाजा फिर एक ही ऑप्शन बची, वो है डाउनवर्ड। और ये डाउनवर्ड जब जाएगा तो ये यहाँ से होता हुआ ये नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँच जाएगा। तो आपने देखा कि ये हमारे पास इनपुट थी और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आउटपुट पे हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल एज सच मिल गया है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइस थे और फॉरवर्ड बाइस के केस में वो सारा करंट फ्लो करवाते हैं, इसलिए आउटपुट पे हमें उसी तरह से, जिस तरह से इनपुट मौजूद थी आउटपुट पे भी उसी तरह से हमें वेव फॉर्म मिल गई हाफ साइकिल की। ये था हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो फ्लो कर रहा था। अब ये हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की, लेकिन इससे पहले या तो मैं एक और सर्किट बना दूं या फिर इस सर्किट में जो मैंने एरोज़ लगाए थे उन सबको ख़त्म कर दूं। तो हम एरोज़ को ख़त्म कर देते हैं, ये हमारे लिए आसान है। सेकंड सर्किट की बजाय हम क्या करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जब इसको लिखना है तो अभी जो मैं काम करूँगा इसके लिए अलग से डायग्राम बनानी है। ये यानी पहले ही डायग्राम बन गई आपकी, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल जब बनाना है तो फिर से दोबारा डायग्राम बनानी है, नहीं तो फिर सेकंड ये है कि आप दो डिफरेंट कलर यूज़ कर लें। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन एक कलर से शो करें, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए
करंट की डायरेक्शन दूसरे कलर के लिए शो करे। तो ये आपके पास ऑप्शन है या फिर डिफरेंट कलर यूज़ कर लें या फिर दो डायग्राम्स बना लें। तो मैं यहाँ पे ये जो चूँकि अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। लिहाजा हमें ये सारी पोलैरिटीज़ जो है ये ख़त्म करनी है। डायरेक्शंस ऑफ एरोज़ जो है ये मैंने ख़त्म कर देता हूँ सारे। हाँ जी, तो देखें मैंने सारे एरोज़ जो पहले वाले थे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उनको ख़त्म कर दिया है। तो हमारे पास दोबारा से एक सर्किट मौजूद है। सिर्फ ये मैंने एरोज़ जो रजिस्टर्स में से थे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए हैं ताकि आपको याद रहे, ये मैंने नहीं ख़त्म किए, ताकि हमें पता रखे, याद रहे कि हम जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आया था तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस जो है वो किस तरफ थी, डाउनवर्ड थी। तो वो डाउनवर्ड थी इसलिए मैंने वो उसी को ऐसे ही शो किया हुआ है, उसको मैंने ख़त्म नहीं किया। तो अब चूँकि नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो पोलैरिटी बदल गई, नीचे वाली साइड जो है वो पॉजिटिव हो गई है, ऊपर वाली साइड जो है वो नेगेटिव हो गई है। तो ये पॉजिटिव साइड यहाँ से देखें, यहाँ से जाएँ तो सी के साथ अटैच है, पॉइंट सी के साथ, कॉर्नर सी के साथ पॉजिटिव साइड अटैच है और कॉर्नर ए के साथ या पॉइंट ए के साथ नेगेटिव साइड अटैच है। ये देखें मैंने इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया है और यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिख दिया है। तो अब देखें बिल्कुल उसी तरह से ही हम देखते हैं कि कौन सा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा रिवर्स बाइस है। तो पॉइंट ए जो है वो D1 के साथ अटैच है, ए के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये देखें ये पी साइड थी, ये डायोड की पी साइड है, डायोड P1 की पी साइड किसके साथ अटैच है, नेगेटिव साइड के साथ। तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। आपने नोट किया ये पहले फॉरवर्ड बाइस था, अब ये रिवर्स बाइस हो गया है, इसको हमने रिवर्स बाइस आर के साथ लिख दिया है। जबकि ये देखें D4 जो है इसकी एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो जब एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है, इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ये मैंने इसके साथ लिख दिया। अब इधर आ जाए पॉइंट सी के साथ, पॉइंट सी पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल जब पी के साथ अटैच होता है ये फॉरवर्ड बाइस होता है, इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और इसकी एन साइड पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच है इसलिए ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसके साथ हम आर लिख देते हैं। तो ये देखें बिल्कुल उल्टा हो गया है, जो डायोड पहले फॉरवर्ड बाइस थे अब वो रिवर्स हैं और जो रिवर्स थे वो फॉरवर्ड बाइस हो गए हैं। तो अब देखें फिर दोबारा से हम डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर जाते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। पूरा सर्किट, करंट का पूरा सर्किट पूरा करते हैं, उसका लूप पूरा करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं। तो देखें यहाँ से हम जा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचेगा पॉइंट सी पे। पॉइंट सी के बाद उसके दो ऑप्शन थे, दो पाथ थे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन ये वाला पाथ बंद है क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस है, इसलिए डायोड जो है वो करंट जो है वो D2 की तरफ जाएगा। तो D2 में से होता हुआ यहाँ पॉइंट बी पे पहुँचेगा। पॉइंट बी के पास फिर दो रास्ते हैं, रेजिस्टेंस में से या फिर D1 में, लेकिन D1 चूँकि रिवर्स बाइस है लिहाजा ये रास्ता तो बंद है, एक ही रास्ता खुला हुआ था और वो रेजिस्टेंस का है। तो इसका मतलब रजिस्टर में से या फिर रेजिस्टेंस में से आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से डाउनवर्ड है। तो यही हमने शुरू में सीखा था कि अगर रेजिस्टेंस में से डायरेक्शन ऑफ करंट बदलती नहीं है, सिंगल डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डीसी है, वो डायरेक्ट करंट है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट की जो कैपेबिलिटी थी डायरेक्शन ऑफ चेंज होना वो ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब दोबारा हमने देखा डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस डाउनवर्ड है। अगर डायरेक्शन नहीं बदली तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल तो हमने इसलिए बनाया था यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन उल्टी थी। अब डायरेक्शन तो वही रही है, लिहाजा आउटपुट तो मिलेगी लेकिन उसी डायरेक्शन में मिलेगी, इसलिए हमने इसको भी पॉजिटिव साइड पे ही शो करना है। याद रखें ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल लिखा जाता है इसका पर्पस क्या होता है कि पता चले कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है, वो रिवर्स हुई है। तो अब तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं ना हुई, उसी साइड में करंट फ्लो हुई है रेजिस्टेंस में से, लिहाजा आउटपुट जो है उसी डायरेक्शन में मिली है जो पहली डायरेक्शन में थी, लिहाजा उसी डायरेक्शन में ही इसको हमने शो कर दिया। तो इसलिए इसके दोनों हाफ साइकिल्स के दौरान हमें आउटपुट मिल रही है और वो एक ही साइड पे मिल रही है, एक ही डायरेक्शन में मिल रही है। तो ये दोनों हाफ साइकिल जो है ये इसके रेक्टिफाई हुए हैं। बहरहाल हम इस करंट के पाथ को पूरा करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। करंट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा, पॉइंट डी पे पहुँचेगा। डी पे फिर दो रास्ते हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये वाला रास्ता बंद है क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस है। तो जो करंट है वो फॉरवर्ड बाइस वाले डायोड D4 में से जाएगा, पॉइंट ए पर पहुँचेगा। फिर दो पाथ हैं, इस तरफ भी जा सकता था, इस तरफ भी, लेकिन इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है। तो ये एक ही रास्ता बचता है पीछे, वो है नेगेटिव साइड वाला, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का या नेगेटिव टर्मिनल द सोर्स का। तो ये देखें नेगेटिव टर्मिनल पे वापस पहुंच गया। तो पॉजिटिव साइड से आपने चलना है और नेगेटिव साइड पे पहुंचना है। तो इस तरह से करंट का पाथ आपने पूरा करना है।
तो दोनों पाथ के दौरान, दोनों हाफ साइकिल्स के दौरान हमने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो थ्रू द रेजिस्टेंस जो है वो सेम रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डायरेक्ट करंट है। अब ये भी एक जो डायरेक्ट करंट है ये पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो स्मूथ नहीं है। तो इसके सामने एक फ़िल्टर सर्किट कैपेसिटर वगैरह लगा के तो हम इसकी आउटपुट को किसी हद तक स्मूथ कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। बुक के ऊपर एज सच लिखा हुआ है, कोई लेंथी नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर हेडिंग्स और टेक्स्ट की जो है उसको कन्वर्ट नहीं किया अपनी फॉर्म में। तो आपने इसको एज सच याद कर लेना है, डायग्राम्स मेरी जो मैंने बनाई हैं इनको समझ लेना है, और बाकी जो टेक्स्ट है अगर आप लिख सकते हैं ऐसे जैसे मैंने बोला है तो ठीक है, नहीं तो आप टेक्स्ट जो है वो बुक वाला यूज़ कर लें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहरहाल यहाँ पे पूरा होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्पेशली डिज़ाइन पी जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। तो ये डायोड के असल में यूजेस हैं, हमने पीछे पढ़ा है ना, एक यूनिट पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक का, सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होता है, कंपोनेंट जो था वो है डायोड, और डायोड का सबसे बेहतरीन यूज़ जो है वो है रेक्टिफिकेशन, यानी ये एसी को डीसी में बदलता है।